हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे विजन सक्सेस चैनल पर। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर फ्री टीईटी की जो आगामी परीक्षा है 2026 में आने वाली है, यूपी टीईटी की परीक्षा, उसकी तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपका सारा सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न कराया जाएगा। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए कि आपको क्लासें किस प्रकार से चाहिए और कैसी आपको क्लासें लग रही हैं, क्योंकि ये मेरे बहुत मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके लिए यहाँ पे फ्री क्लासें इसी के माध्यम से दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। तो आपके लिए यहाँ पर अभी सीडीपी की जो रट्टा मार सीरीज कहती है उसका ये पेज चल रहा है, क्योंकि इसमें आपके लिए वन लाइनर फॉर्मेट में आपके लिए यह प्रश्न दिए जा रहे हैं जो पुरानी परीक्षाओं में आ चुके हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हाँ, हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि प्रत्यय सिद्धांत किसने दिया था? बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि प्रत्यय सिद्धांत किसने दिया था? यह थे आपके हॉवर्ड गार्डनर महोदय। गार्डनर ने सन 1983 ईस्वी में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। इन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। पूछा जाता है कि गार्डनर के द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा उन्हें प्रेरित करना चाहिए। हमें उनका क्या करना चाहिए? मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका मनोबल को कम करना चाहिए। हमें हमेशा कहना चाहिए कि बेटा आप प्रश्न पूछिए, आपके अंदर, क्योंकि प्रश्न पूछने से उसकी जिज्ञासा का हमें मालूम पड़ेगा कि वह क्या चाहता है और उसके मन में क्या क्या चल रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन। मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वह माना जाता है आपका गर्भ अवस्था से, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति जैसे ही गर्भधारण होता है तभी से मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है। गर्भ अवस्था में ही विकास प्रारंभ हो जाता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गैने हैं। ये पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है, पुराने पेपर में भी इसकी आने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए यह आपको जरूर याद करना चाहिए। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गैने। एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक E.L. थॉर्नडाइक। एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक E.L. थॉर्नडाइक महोदय जी की ये बुक्स है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, यह कथन स्टैनली हॉल जी का है। इन्होंने कहा था यदि किशोरावस्था में कुछ भी वर्क या कुछ काम दिया जाए तो उस अवस्था में बच्चा कर लेता है, क्योंकि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष की भी होती है और तूफान आवेग की भी अवस्था होती है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है वह होती है किशोरावस्था। इसमें व्यक्ति या जो मतलब पर्सन होता है वह विकास की ओर भी जा सकता है और दूसरी ओर भी जा सकता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? क्रू एंड क्रू का। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, क्रू एंड क्रू का। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण ये आपका सुपर टेट जो 2018 की परीक्षा हुई थी, 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी सुपर टेट की, उसका एक प्रश्न आया था सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो एलन महोदय थे। तो सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? इसमें आपका 36 मिनट का समय लगता है। इसमें कुल 6 चक्र चलते हैं, प्रत्येक 6-6 मिनट का होता है।
प्रथम इसका जो चक्र होता है वह होता है प्रथम पाठ योजना निर्माण और अंतिम होता है पुनः प्रतिपुष्टि। इसके जो आपको चरण हैं वो आपको डिटेल क्लास में दी जाएंगे, अभी आप सिर्फ इतना ही याद करके चलिए, क्योंकि पूछा जाता है प्रथम और अंतिम। तो प्रथम होता है पाठ योजना निर्माण करना और अंतिम होता है पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह कथन किसका है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन गेट्स व अन्य का है। आइए आगे। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन रॉस महोदय का है। सीखने का जो पठार से संबंधित होता है कि यदि बच्चा सीख नहीं रहा है, उसे कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो वह एक ना तो वो सीख पाता है और भूलता जाता है, इसलिए उसके सीखने में क्या होती है? अवरोध पैदा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से पठार कहते हैं। आइए आगे। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अधिगम का अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था कोहलर महोदय ने। इनमें और साथ में थे मैक्स वर्दिमर, कोफका। यदि पूछा जाए अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कोहलर महोदय, फिर भी यदि वह भी हैं तो मैक्स वर्दिमर और कोफका। तो ये तीनों भी पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा अंतर्दृष्टि सूक्ष्म सिद्धांत किया था वनमानुषों पर या फिर चिंपांजी बंदर पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर महोदय ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय जी ने किया था। अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। आप लोग अभी जो भी हम यहाँ पे आपके लिए अभी प्रश्न दे रहे हैं, ये आप डायरेक्ट लिखकर याद करिए, और आपके लिए जो डिटेल्स क्लासें रहेंगी सारे अधिगम के सिद्धांत उनको वहीं पर कराया जाएगा। भाई आपके लिए बहुत आराम से समझाया जाएगा, आपकी आराम से समझ में आ जाएगी। शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बीएस ब्लूम ने। शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बीएस ब्लूम महोदय ने। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसमें अनुच्छेद 21A भी आ सकता है 21 का, अब ए आपका बन चुका है मौलिक अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल महोदय के द्वारा किया गया था। ये पूछा जाता है मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं या जन्म के बाद? तो मूल प्रवृत्ति जन्मजात ही होती हैं। जैसे ही जन्म होता है तो मूल प्रवृत्ति भी जन्म के साथ ही होती हैं, कुछ हमें समाज के द्वारा बाद में मिल जाते हैं। तो मैकडूगल महोदय ने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनुकाल किसने कहा है? कॉलवा ब्रूस ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कॉलवा ब्रूस ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसका कथन है? गिलफोर्ड का। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है, किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय ने। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, किसका कथन है? स्किनर महोदय का। अधिगम जो होता है व्यवहार में उत्तरोत्तर से मतलब होता है पॉजिटिव अनुकूलन की एक प्रक्रिया है स्किनर। इसमें क्या होता है? उसके व्यवहार में पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो किसने कहा था? स्किनर महोदय ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। पुनर्बलन से तात्पर्य होता है कि यदि हम कोई काम करें या कोई कार्य करें तो उसमें हमें क्या होता है? हम
उस कार्य में यदि सफल हो जाते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन होता है वह बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इसे कहते हैं पुनर्बलन, फिर से काम करने या उस काम को सीखने की मन में इच्छा जाहिर होती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को दिया था पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है। वैसे दिया था इसको स्किनर महोदय ने। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3। ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 3। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। हेनरी सी मॉरिसन ने बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान में कितने पद बताए? हेनरी सी मॉरिसन ने बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान में कितने पद बताए हैं? तो इसमें इन्होंने 5 पद बताए हैं। नंबर 1 होता है खोज, या उसे हम अन्वेषण भी कहते हैं। नंबर 2 होता है प्रस्तुतिकरण। नंबर 3 होता है आत्मीकरण। नंबर 4 होता है संगठन। और नंबर 5 होता है वाचन। कई कबार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इसमें आपके लिए 5 पद दिए गए हैं, आपके 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन यही दिए रहेंगे, 1 ऑप्शन और कोई रहेगा। तो आप में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है। हेनरी के द्वारा दिए गए बोध स्तर शिक्षण में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको इस चीज़ का भी याद रखना है। क्लास यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप लोग मेरे इस विजन सक्सेस चैनल के साथ जुड़े रहिए। यह चैनल एक साधारण चैनल है, पर आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत कराई जाएगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिए। यदि आपके लिए मेरी एक वन लाइनर की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।